चलो, ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका प्लीज, एक है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक क्या है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट और दूसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है बेटा, ये आएगा आपको 60 नंबर का पेपर में। क्या बात समझ में आ रही है? 60 मार्क्स वेटेज है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और 40 मार्क्स वेटेज है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। क्लियर है क्या? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो फिर भी आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पहले पढ़ा सुना हुआ है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये आपके लिए एकदम नया फ्रेश है, जिसके पहले आपने ना जिसके बारे में कभी सुना है ना आपने कभी इसके बारे में कोई भी डिटेल पढ़ी हुई है। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, 60-40 मार्क्स का है, आप देख पा रहे होगे। लेकिन साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर्स भी कम है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर्स भी ज्यादा है। तो घुमा फिरा के बात वही पड़ जाती है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलेगा क्या? अब एक बार पहले अपन इनके चैप्टर्स पे नजर डालेंगे, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। ठीक है क्या? आओ देखते हैं। अभी तुम्हारा एसएलसीएम चालू हो चुका है क्या? क्या चल रहा है एसएलसीएम में? सेक्रा बायबैक वगैरह भी पढ़ा है क्या तुमने? अभी आगे चल के तुम पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस सब्जेक्ट की और सिक्योरिटी लॉ की कॉमन आएगी इन द सेंस जो आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ चुके होगे वो इसमें आने वाला होगा। तो अगर सिक्योरिटी लॉ में कवर हो गया होगा तो यहां नहीं करेंगे, यहां हो गया होगा तो वहां नहीं करेंगे स्टिल, लेकिन एक बार रीडिंग अपन सब चीज की जरूर करेंगे क्लास में। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड है। ओवरलैप का फायदा क्या होता है? अगर आप एसएलसीएम में अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ का कवर हो जाता है, यहाँ पे पढ़ लेते हो तो एसएलसीएम में कवर हो जाता है। किसी भी एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है आप पढ़ के जाओ एसएलसीएम के लिए और आ जाए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, हो सकता है आप पढ़ के जाओ वो टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में और आ जाए सिक्योरिटी लॉ में। ये आईसीएसआई कई बार ऐसा करता है। ठीक है क्या? चलिए अब अपन बात करते हैं एक एक करके इसके बारे में। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू, अब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? जो तुम 55 में पढ़ते थे, 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, ट्रांजैक्शंस, लेजर बनाना, जर्नल एंट्री पास करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, रियल पर्सनल नॉमिनल, ये सब। लेकिन ज्यादातर इसकी क्या है तुमको? थ्योरी है। ज्यादातर इसकी क्या है तुमको? थ्योरी है। ठीक है क्या? तो स्टिल मैं इसको एक बार तुमको पूरा स्क्रैच से कवर कराऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है तुम्हारा, दूसरा चैप्टर होता है तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंट। क्या होता है, क्या फर्क है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में? कोई बता सकता है क्या मेरे को? कंपनी की अकाउंटिंग क्या होती है? कॉर्पोरेट अकाउंट। और किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जानते हो आप? अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अपन ने आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी क्लास 12th में। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट याद है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, ये सब तुमने पढ़ा होगा। तो यहां पे आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं बेटा वही सब। क्या कहते हैं इसको? मैं बोल सकता हूं कंपनी अकाउंट्स में आप पढ़ोगे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट वगैरह अपन पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत उसके अंदर इन डेप्थ थ्योरी पढ़ेंगे। हाँ या ना फटाफट बोल दो। इसकी थ्योरी कंपैरेटिवली इजी है और ज्यादा आती भी है। क्या बात समझ में? जैसे एफएम की थ्योरी कई बार खुद से समझ में नहीं आती, थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है, इसकी थ्योरी में कम दिक्कत जाएगी, आपको ज्यादातर खुद से भी समझ में आ जाएगी। लेकिन अपन करेंगे। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके चालू हो जाते हैं। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? सेम एज क्लास 12। पूरा क्लास 12 में आपने शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है, पूरा सेम है, लेकिन मैं फिर भी पूरा आपको स्टार्ट से पढ़ाऊंगा। कितनों को बनता था शेयर कैपिटल अच्छे से क्लास 12? कितनों को बनता था? जम के हाथ उठाओ। तब तक तो याद था। ठीक, कितने लोग का अंडा जीरो नील बटे सन्नाटा था? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर था तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ठीक है क्या? ये दोनों चैप्टर जो तुम्हारे कॉमन है, सिर्फ बाकी कुछ सब कुछ अलग है, लेकिन अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में भी कुछ चीजें अलग है। ठीक है क्या? रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट से थोड़ा सा थ्योरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन भी थ्योरी है, कंसोलिडेशन थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, ये नया चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ है, हाँ। फिर क्या है तुम्हारा? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है कहीं ना कहीं एसएलसीएम से कॉमन निकलेंगे आपके। फिर आता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तीन आखिरी के प्योर थ्योरी चैप्टर्स हैं जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डिटेल दी गई है आपको। क्लियर है क्या? तो आप देख पा रहे होगे बहुत कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स है फर्स्ट 60 पार्ट में। भले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सुन के एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आपको इसके एग्जाम में भी काफी कुछ थ्योरी आएगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? और ये अच्छी बात भी है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगला पार्ट है तुम्हारा कौन सा बेटा? मैनेजमेंट। ये प्योर नया है आपके लिए, आपने कभी नहीं पढ़ा। ये इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, अगर मेरी क्या है बेटा, कोई फैक्ट्री, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये रिमोट बनाता हूँ। अब मैं अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये रिमोट बनाता हूँ तो ये रिमोट की कॉस्ट कितनी निकलेगी?
कितने का ये रिमोट बन के पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं इसकी कॉस्ट डिसाइड कर पाऊं, फिर इसमें प्रॉफिट जोड़ के इसकी सेलिंग प्राइस जोड़ पाऊं। के बाद समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का कैलकुलेशन वगैरह जब हम सीखते हैं तो वो होती है तुम्हारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना बोलो। तुम कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज सुनते होगे, 3 प्रकार के होते हैं। एक सुनते हो सीए, एक सुनते हो सीएस, और एक सुनते हो सीएमए। सुनते हो क्या? सीएमए क्या सुनते हो? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, यही आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। मतलब जो सीएमए होता है वो इसका स्पेशलाइजेशन होता है, हमको उसका बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमको भी इसके बारे में इतना इतना पता होना चाहिए। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। ठीक है क्या? तो हम क्या करेंगे, आधा चैप्टर मतलब एक चैप्टर फाइनेंशियल का करेंगे, एक दो चैप्टर फाइनेंशियल के, फिर एक दो चैप्टर कॉर्पोरेट के, एक दो चैप्टर फाइनेंशियल के, एक दो चैप्टर कॉर्पोरेट के। ऐसे करके अपन थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलते रहेंगे, ताकि आप कॉर्पोरेट पढ़ पढ़ के बोर भी ना हो जाओ, थ्योरी थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर भी ना हो जाओ। बीच बीच में तुमको क्या होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी भी आए, प्रैक्टिकल भी आने चाहिए। हाँ या नहीं? फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? तो क्या तैयार है आप लोग इस सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए? चलो मुंडुंडी झट को स्ट्रेट बैठो, आ जाओ अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, जिसका नाम है क्या बेटा? अभी ये चैप्टर को मैं पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। मेन जितनी मेजर बातें हैं इंट्रोडक्शन की वो मैं तुमको बता दूंगा, फिर थ्योरी थ्योरी मैं तुमको अलग से पढ़ाऊंगा बाद में। चलेगा क्या? आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम होते हैं कि अलग होते हैं? What is the difference between accounting and bookkeeping? एक मिनट हाथ खड़ा करेंगे फिर बताएंगे मेरे को। हाथ खड़ा करेंगे और फिर बोलेंगे। अलग होते तो बहुत लोग ने चिल्लाया था, हाथ से 2 लोग ने खड़ा किया है। हाँ भाई। मतलब जैसे किसी कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो बहुत बड़े पैमाने पे, बुक कीपिंग मतलब कोई भी कर सकता है बुक कीपिंग। नॉर्मली एक दुकानदार है तो वो बुक कीप कर रहे हैं, उसमें सब कुछ लिख रहा है। थोड़ा और थोड़ा अच्छे से डिटेल में को, मतलब क्या एक छोटा दुकानदार अकाउंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सर सी अगर बड़ा बन जाए तो सी रख लीजिए। नहीं, छोटा दुकानदार, छोटी दुकान है, वो अकाउंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता बुक है? कीपिंग करेगा उसमें पूरे हिसाब लिखेगा। तो अरे अकाउंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मुझे बुक कीपिंग नहीं, वो अकाउंटिंग कराएगा। नालायक है तू। हाँ, वेरी गुड। क्या बात सर में? देखो, बुक कीपिंग एक छोटा वर्ड है, 2-3 तरीके होते हैं। मैं सिर्फ जर्नल बना के रख लूं, पूरा कंप्लीट उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस तक ना लेके जाऊं, तो उसे बुक कीपिंग हुई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, बैलेंस शीट नहीं बनाई, आखिरी में इंटरप्रेट करके प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाला, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ क्या कहलाएगी? बुक कीपिंग। एक छोटा दुकानदार जो सिर्फ हिसाब किताब, चाय वाला एक हिसाब किताब लिखे पड़ा है, कितने की चाय बिकी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हर चीज लिखे जा रहा है, पर नियम कानून से नहीं लिख रहा है, अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगी? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग थोड़ा अनऑर्गेनाइज होता है, अकाउंटिंग थोड़ा ऑर्गेनाइज होता है। अकाउंटिंग थोड़े नियम कानून से चलती है। क्या बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग को करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या आप समझते हो क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? Prudence principle is not an accounting standard. That is accounting principle. What is accounting standard? अब सुनना क्या होता है, अकाउंटिंग के कुछ तो नियम होते हैं, डेबिट क्रेडिट कुछ के नियम होते हैं, वो सब अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। अब लेकिन हुआ क्या, फॉर एग्जांपल मेरे को तुमने ये बताया कि मुझे अकाउंटिंग करनी है, क्लियर है क्या? सारे रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन किसी एक चीज के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं बनाने के। तो मैं कई बार क्या करता था, 2 अलग अलग तरीके बना के, या तो ये कभी कोई ये फॉलो कर रहा था, कोई वो फॉलो कर रहा था, ताकि अलग अलग लोग अलग अलग फॉलो ना करें। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए। क्या बना दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईसीएआई ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, उसको जहां भी लगता है कि लफड़े का मैटर है, मतलब आदमी यहाँ पे क्या कर लेगा, होशियारी कर लेगा, तो वो बता देता है एक काम करो, इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, मैं स्टॉक खरीद के आया। क्या खरीद के आया? अब मैं स्टॉक तो खरीद के आया, अब ये स्टॉक खरीद के आया मैं 1 लाख रुपए का। कितने का? मार्केट में ये बिक रहा है 80,000 रुपए का। क्लियर है क्या? तो कोई अपने बुक्स में स्टॉक को कितने में दिखा रहा है? 1 लाख में, और कोई अपनी बुक्स में स्टॉक को कितने को दिखा रहा है? 80,000 में। जब उसको प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना था तो वो स्टॉक को कम दिखा देता, जब उसको प्रॉफिट कम करके दिखाना था तो वो स्टॉक को बढ़ा के दिखा देता। बात समझ में आ रही है? तो लोग इसमें होशियारी कर रहे थे, तो इसीलिए आईसीएआई ने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या होगा? इन्वेंट्रीज। क्या होगा?
जो ये बताएगा कि स्टॉक को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे लगेगा। ये कौन बताता था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अब 6 हट गया, अब 10 हो गया है, लेकिन अब 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है ये कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। फॉरेन करेंसी आई उसको कौन, या इन्वेस्टमेंट किया वो कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बताते हैं कब कब अलग अलग सिचुएशन के लिए उन्होंने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए कि कब किस चीज को कैसे डील करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट बोलो। तो अकाउंटिंग को करने के लिए क्या लगते हैं? बुक कीपिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगते। एक सेकंड रुकना, मेरे को कॉल। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग रीड करना है आपको, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले पॉज करके रीड कर सकते हैं। डन? बोलो। अरे जितना हुआ हुआ, टेंशन इतना 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 गहराई से मत पढ़ो, मतलब इतना परेशान होकर मत पढ़ा करो, गहराई से पढ़ो, परेशान होकर मत। क्या है अकाउंटिंग क्या करती है? पहली चीज क्या है? कोई डाउट है क्या? ट्रांजैक्शंस को मेजर करने में मदद मिलती है, कितने का असेट खरीदा, कितने का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने को लॉस हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर इंटरप्रेट करना। मशीनरी डेप्रिशिएट हो चुकी है, थोड़ी सी बची, अगले साल नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। इस साल का सेल, पिछले साल सेल 10 लाख की थी, इस साल 20 साल की है, तो अगले साल 30 लाख की होगी। तो हो सकता है हमको नई फैक्ट्री डालनी पड़े, नई जगह लेनी पड़े। ये सब क्या है? फोरकास्टिंग। बोलो हाँ नहीं। तीसरा क्या है? डिसीजन मेकिंग। हम क्या करें? 3 सेगमेंट है मेरे, 3 प्रकार के बिजनेस हैं, एक में प्रॉफिट है, 2 में लॉस है, तो लॉस मेकिंग को बंद करना है क्या, या उसमें और कैपिटल लगानी है ताकि वो प्रॉफिट मेकिंग हो पाए। तो ये सारे फैसले कैसे होते हैं? अकाउंटिंग के दम पे। अगर अकाउंटिंग ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन से बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहा है, तो डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? नहीं आया कि आया? फिर क्या है तुम्हारा? कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। यानी आप क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे किससे? पिछली परफॉर्मेंस से अपनी इस परफॉर्मेंस को, या दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने इतने लाख का टर्नओवर किया, हमने कितने लाख का टर्नओवर किया, उसने इतने का प्रॉफिट कमाया, हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, उसने इतनी कैपिटल लगाई है, हमने कितनी कैपिटल लगाई है। ये सब क्या है? ये सब कंपैरिजन किससे मिल पाता है आपको? हाँ। फिर कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि गलतियां पता चलती है। क्या पता चलती है? गलतियां। कि आपने अगर कहाँ गड़बड़ी की है, ठीक है, क्या ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, कैसे ठीक किया जाए, कैसे करेक्टिव एक्शन रखा जाए। अकाउंट्स आपको मदद करता है। यार पिछले बार से ज्यादा कम सेल्स हुई है, क्या बात समझ में आ रही है? या एबनॉर्मल लॉसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, माल ज्यादा खरीदा है पर खर्चा कम हुआ है, मतलब यूज कम हुआ है, स्टॉक बढ़ गया है, तो यानी खरीदी सही से नहीं हुई है इस साल। तो ये सब क्या होता है? कंट्रोल रखने में मदद करती है अकाउंटिंग हमको कि हम कहां पे गड़बड़ियां कर रहे हैं। और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, कितना टैक्स लगना है किस पे डिपेंड करेगा? कितनी इनकम कमाई है, इनकम कहां से पता चलेगी? अकाउंट से। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जब इतनी सेल हो जाए तो आपको जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ता है। 20 लाख के टर्नओवर के बाद आपको क्या करना पड़ता है? जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो जब तक अकाउंट्स नहीं बनेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारा जीएसटी क्या, जो हमारा टर्नओवर जो है क्या है, 20 लाख से ऊपर का है? नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आया? तो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ये होते हैं आपकी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या होते हैं? पहला बोलो। दूसरा फोरकास्टिंग, तीसरा डिसीजन मेकिंग, चौथा कंपैरिजन, पांचवा कंट्रोल, छठवा गवर्नमेंट। अच्छी बात है, आपका पेपर एमसीक्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। समझे कि नहीं समझे? वो इसी में से कोई एक लाइन उठाएगा और आपको एमसीक्यू में दे देगा। अपन सीखेंगे अभी चल के। हाँ यानी फटाफट बोलो। पक्का? अब इसके बाद है तुम्हारी स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या 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 है? स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ये अपन देखते हैं एक बार क्या क्या लिखा है। सबसे पहले फ्रीज है, ये देखो। सबसे पहले क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या बनेगी? जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड एंट्रीज, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर क्लोजिंग एंट्रीज, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ या ना बोलो? सारी बातें पता है? अब क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको ट्रायल बैलेंस बनाते बनता है कि नहीं बनता। पता है ना कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? डेबिट में चीजें आती हैं, क्रेडिट में चीजें आती हैं, टोटल होता है, ये पता है ना? एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज नाम नहीं भी पता तो मत परेशान हो, अपन सीखेंगे आगे चल के। लेकिन ये प्रोसेस पता होना चाहिए ना। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेट। गेट इट और नॉट? अंदर की कथा रीड कर लेना। क्लियर है क्या? अब आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इनने कुछ दिए हुए अपन को। ठीक है, आओ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है क्या? सबसे पहले व्हाट इज ट्रांजैक्शन बताओ।
कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पे लेन या देन हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो बिजनेस और थर्ड पार्टी के बीच में, तो वो क्या कहला जाएगा? ट्रांजैक्शन। अब इन अंदर कथा लिखी हुई वो मैं रीड कर रहा नहीं हूं, आप रीड करोगे। हाँ यानी बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? क्या? टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बताओ कि वो एसी, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस कर रहा हूं, वो एसी मेरे लिए गुड्स है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं? अरे वो एसी मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गुड्स में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा मेरी मान के चलो, मेरी पान की दुकान है, पान बेचता हूं मैं कत्ता लगा के, क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं कत्ता लगा के पान बेचता हूँ, वहां पे पंखा लगा हुआ है, वो गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा। और मीठा पान जो बना के बेच रहा हूँ वो गुड्स एंड सर्विस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे पता चला? हर वो चीज जिसकी हम डीलिंग करते हैं। आप टेंजिबल नहीं बोल सकते हो, टेंजिबल तो पंखा है ना बेटा, लेकिन जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिसका मैं धंधा करता हूं, जिसकी मैं डीलिंग करता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस देता हूं तो सर्विसेज वरना गुड्स। दीज आर टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटीज विद द बिजनेस डील्स इन विच अ बिजनेस डील्स। तो मेन बात क्या है इसमें? इन विच अ बिजनेस डील्स, मतलब जिस चीज का वो काम करता है वो। हाँ यानी मतलब द आर्टिकल्स और कमोडिटीज आर आइदर बॉट और सोल्ड, प्रोडक्शन या तो प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको सेल किया जाता है। नहीं समझे कि समझ गए, अंदर ही कहानी आप रीड करोगे। अगला क्या है? प्रॉफिट या लॉस। बड़े अच्छे जानते हैं, दुनिया ही इस पे चलती है, बोलो हाँ या नहीं? अगर जितना बेचा उससे ज्यादा का बेचा, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया तो वो क्या है? प्रॉफिट। डुबा दिया तो वो क्या है? लॉस। असेट क्या होता है? जिसको मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, आज खर्चा किया है और फ्यूचर में वो बेनिफिट देगा, आज भी दे रहा है और फ्यूचर में भी देगा, वो क्या होगा? तुम्हारा एसेट। वो तुम्हारा क्या होगा? एसेट। अब ये बात निकली है तो थोड़ी दूर तक जाएगी, तो मैं अकाउंटिंग की रियल दुनिया दिखाता हूं। आओ बेटा, एक चीज बताता हूं तुमको, एसेट और एक चीज होती है एक्सपेंस। एक चीज होती है एसेट और एक चीज होती है एक्सपेंस। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में फर्क क्या है, क्या होता है एसेट, क्या होता है एक्सपेंस। कोई भी एक बच्चा हाथ उठा के जो समझ में आता है वो समझाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही गलत कुछ नहीं होता हमारी क्लास में। बताएं बताएं बताएं। हाँ आप बताएं। वो होता है जो कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है हम्म बिजनेस में, और जो हम लोग को लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है ऐसे, जो हम लोग को नहीं, और कुछ भी बोल देना, क्या डर रही है? हाँ होता है जो कुछ टाइम के लिए होता है वो। ठीक है, सही बोल रही हो तुम, वेरी गुड। और कोई? हाँ। हम्म अच्छा भाई, दे चाहे ना दे, नहीं देगा भाई। ओके अब मेरे को बताना, मैं ये, मेरे डस्टर का काम है। किसका काम है? मेरी दुकान है, मैं डस्टर बेचता हूँ, ठीक है। मैं ये डस्टर खरीद के आया, ये असेट है कि एक्सपेंस है? असेट है कि एक्सपेंस है? ये तो इसी साल बिक के खत्म हो जाएगा। मेरा डस्टर का धंधा है, मेरी दुकान है, मैं बोलता हूँ डस्टर ले लो, डस्टर ले लो, डस्टर ले लो, डस्टर ले लो, डस्टर बेचता हूँ मैं। अब मैं ये डस्टर खरीद के आया और मैं इसको बेच दूंगा कल, ये खरीदने आएगी, डस्टर दे दो, ये ले, इसको डस्टर बेच दूंगा मैं। ऐसा पकड़ रही है, बम पकड़ रही है, ठीक है। इसको मैंने डस्टर क्या कर दिया? बेच दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये असेट था कि एक्सपेंस था? क्या था? दोनों कैसे हो सकता है? असेट था। सर अपन ने जब खरीदा वो asset था, लेकिन जब अपन लोग से कोई खरीदेगा तो वो उसका एक्सपेंस। अरे मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया की मत बताओ मेरे को। मेरे लिए वो असेट है कि एक्सपेंस है? अपन सब 12वीं कक्षा अकाउंटिंग से ही पढ़ के आए हैं ना। मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मत बताओ ना, मेरे लिए बताओ बस। सब लोग बोल रहे हैं असेट है, तो फिर एक्सपेंस का एग्जांपल दो। अच्छा ये असेट क्यों है? क्योंकि इसको बेच के कुछ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ एक्सपेंस क्या होगा फिर? एग्जाम्पल दो ना बे।
ठीक है, और रेंट, रेंट एसेट है कि एक्सपेंस है? लेकिन उससे भी तो बेनिफिट मिल रहा है ना, मैं रह रहा हूं इस बिल्डिंग में या काम कर रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, तो फिर वो क्यों एक्सपेंस है? तो इससे भी और बेनिफिट कहां मिलेगा? मेरा पॉइंट समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूं? सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं इसको बेचा, बेनिफिट क्या मिला? पैसे। रेंट पे रहा, बेनिफिट क्या मिला? जगह। दोनों जगह बेनिफिट है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तुम कैसे बोल रहे हो बेनिफिट है? ये एसेट और वो एक्सपेंस है। बात समझ में आई? तुम बोल रहे हो ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अब मैं तुमको बताता हूं। जब मैं खरीद, ये एक्सपेंस है, अगर ये बिक गया तो एसेट नहीं है। ये बिक गया तो ये एक्सपेंस है, ये एसेट नहीं है। समझना ध्यान से, मैंने पैसे दिए और उसकी सेवा मुझे तुरंत मिल गई तो वो क्या है? एक्सपेंस। और अगर उसकी सेवा 1 साल बाद मिलेगी तो वो क्या है? बहुत ध्यान सुनो, एकदम क्रिस्टल क्लियर तुमको समझ में आएगा। मैंने ये खरीदा, पैसे दिए, क्या इसका सेवा मुझे तुरंत मिल गई? नहीं। बोलो हाँ नहीं, जब बेचूंगा तब सेवा मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ये 1 साल के अंदर बिक गया, ये 1 साल के अंदर क्या हो गया? बिक गया, तो ये इसी साल में पैसा गया और इसी साल में सेवा मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, हाँ या नहीं बोलो। लेकिन अगर मान लो ये नहीं बिका और ये साल के अंत में पड़ा रह गया, तो ये क्या कहलाएगा? स्टॉक, इन्वेंट्रीज। तब वो जाके क्या हो जाएगा? एसेट। नहीं समझे कि समझ गए? ये एग्जैक्ट फर्क है एसेट में और एक्सपेंस में। दुनिया में कोई नहीं समझता इसको। नहीं आया कि आया? इसीलिए जब आप माल खरीद के आते हो उसको बोलते हो परचेजेस। क्या बोलते हो? खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, परचेजेस। लेकिन जो बच गया, 1 लाख का माल खरीदा, वो क्या है? एक्सपेंस, परचेजेस। बोलो हाँ नहीं? लेकिन 1 लाख में से 20,000 का बिका नहीं, तो 1 लाख खर्चा नहीं है। खर्चा कितना है? 80, और वो 20,000 रुपए का क्या बन गया? एसेट। नहीं समझे कि समझ गए? कोई चीज जो इसी साल खर्च करके पैसा देके इसी साल खत्म हो जाए, एक्सपेंस। जैसे मैंने रेंट दिया तो वो क्या है? क्यों? क्योंकि मैं इसी साल रह लूंगा। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन मैंने 15 महीने का रेंट एक साथ दे दिया, तो 12 महीने का रेंट तो एक्सपेंस है क्योंकि वो इस साल यूज हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? और 3 महीने के रेंट को आप प्रीपेड रेंट बोल के असेट बोलते हो। हाँ या नहीं? बोलो। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि उसको असेट क्यों बोलते हो? क्योंकि आपने रेंट 15 महीने का दिया एक साथ। मेरे को 1000 रुपए रेंट था, मैंने 15,000 रुपए दे दिया, ये ले भाई 15 महीने का किराया ले ले अपना। 12 महीने को आप क्या मानोगे? खर्चा। और 3 महीने को क्या मानोगे? एसेट। क्यों खर्चा और क्यों एसेट? क्योंकि जितना आप यूज करते जा रहे हो, आप जैसे जैसे यूज करते जा रहे हो, उसका सुख भोगते जा रहे हो, आपके पैसे खर्च होते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आया क्या? लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया, आपके पास रखा हुआ है, भविष्य में यूज करोगे, तो वो क्या है? एसेट। नहीं समझे कि समझ गए? परफेक्ट समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कैश रखा, ये है कैश मेरे पास। ये 10,000 रुपए क्या है? कैश। ये क्या है मेरे लिए? एसेट है कि एक्सपेंस है? कैश तो एसेट है। बोलो हाँ या नहीं? ये देके मैं कोई भी सामान खरीद के आ गया, तो ये भी क्या है? एसेट है, क्योंकि यूज अभी ये नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे जैसे ये यूज होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? एक्सपेंस होता जाएगा। वैसे वैसे क्या होता जाएगा? एक्सपेंस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सुनना ध्यान से। कोई एक चीज होती है जो एक बार में यूज हो जाती है। जैसे डस्टर खरीदा, बिक गया, एक बार में यूज हो जाएगा, तो जैसे ही बिकेगा वैसे ही वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस में। वैसे ही वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस। नहीं आया कि आया? पर मैंने एसी खरीदा। क्या खरीदा? वो 5 साल चले। कितने साल? हर साल थोड़ा थोड़ा यूज होगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो जब एसी खरीद के आया, उसको क्या बोला? एसेट। उसको क्या बोला? 5 साल चलेगा, 5 लाख का एसी था, ठीक है क्या? कोई महंगा ही, बहुत ही महंगा एसी था, 5 लाख का एसी था, 5 साल चलेगा, तो वो क्या था? एसेट। क्या था? नहीं समझ पा रहे? वो क्या था? एसेट। लेकिन 1 लाख का इस साल यूज कर लिया, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? डेप्रीसिएशन। इसीलिए आप क्या लगाते हो? डेप्रीसिएशन। और वो क्या है? एक्सपेंस। नहीं समझे कि समझ गए? लॉजिक क्लियर हो रहा है कि एसेट्स में डेप्रीसिएशन क्यों लगता है? हमने बस बचपन से रट्टा मार लिया कि बेटा इसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लो, इसका फॉर्मूला लगा लो, इससे आंसर निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। पर कभी सोचा नहीं कि क्या फर्क है, रियल फर्क क्या है एसेट में और एक्सपेंस में। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? छोड़ दो डेप्रीसिएशन वाला पार्ट। अब एक बात बस ये समझो कि जो तुरंत खर्च हो गया वो क्या है?
जो फ्यूचर बेनिफिट देगा वो क्या है, जो बहुत साल तक बेनिफिट देगा वो है फिक्स्ड एसेट, और जो अगले साल एक ही साल तक बेनिफिट देगा वो क्या है, करेंट एसेट। नहीं समझे कि समझ गए? इसलिए इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, करेंट एसेट। आज नहीं बिका तो अगले साल बिकेगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी सब क्या होते हैं, करेंट एसेट्स। क्यों? आज रेंट दे दिया, अगले साल सुख भोग लेंगे, बोलो हाँ नहीं। लेकिन कार खरीदी तो उसका 5 साल तक सुख भोगेंगे, वो क्या है, फिक्स्ड एसेट। जितना जितना सुख भोगते जाएंगे उतना उतना डेप्रिशिएट करते जाएंगे, यानी एक्सपेंस करते जाएंगे। क्या आपको अकाउंटिंग की सही सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या नहीं बोलो। याद रखना, अकाउंटिंग यहां लिखना वहां लिखना नहीं होता है। 11वीं 12वीं कक्षा में फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं कि हमको ये बताया इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, आंसर निकालना है। वो अकाउंटिंग नहीं होती है। अकाउंटिंग होती है उसका सही एसेंस समझना, तुमको समझ में आ जाएगा, अकाउंटिंग में मजा आ जाने लग जाएगा। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। ठीक है, अब ये बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट कौन से होते हैं, 1 साल के अंदर, और नॉन करंट एसेट 1 साल से ज्यादा। अच्छा, यहां भी लफड़ा है, यहां भी क्या है, लफड़ा है। करंट एसेट और नॉन करंट, सुनना ध्यान से। तुम क्या बोल रहे हो, जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा वो क्या होगा, और जो 1 साल से कम देगा वो क्या होगा? बिल्डिंग क्या है, करंट या नॉन करंट? अगर मेरी मान के चलो पान की दुकान है, जो पान बेचता हूं वो करंट एसेट है। अगर बच गया स्टॉक तो, क्योंकि मैं उसकी डीलिंग करता हूं और वो बेका नहीं, वो बच गया, तो वो क्या है, करंट एसेट। आज नहीं तो अगले साल बिक जाएगा, राइट। और जिस बिल्डिंग में मेरी दुकान है वो मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो वो कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट। ये समझते हो तुम? अब मैं बिल्डर हूं, मैं कौन हूं, मैं बहुत सारे मकान बनाता हूं और बेच देता हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत सारे मकान बनाता हूं और क्या कर देता हूं, बेच देता हूं। कई मकान 1 साल में बिक जाते हैं, कई मकान पड़े रहते 3-3 साल तक नहीं बिकते, या 2-2.5 साल तो बनने में लग जाते हैं। तो एक बिल्डर के पास अगर अनबिका मकान बचा है तो करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? वो क्या है, लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए रखा रहेगा, वो तो 2 साल में बिकेगा। तुम तो बोल रहे हो 12 महीने से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, वो 12 महीने के अंदर बिक जाएगा तो क्या है, करंट एसेट। 12 महीने से ज्यादा के लिए बाद बिकेगा तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। मैं बोल रहा हूँ 12 महीने बाद ही बिकेगा, वो 15 महीने 18 महीने लगते हैं एक मकान को बेचने में कम से कम। क्या होगा, करंट एसेट की फिक्स्ड एसेट्स? सिर्फ 12 महीने नहीं देखा जाता, एक वर्ड होता है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, कोई बता सकता है? कैश से कैश कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल। मेरी पान की दुकान है, मैं पहले पान के पत्ते खरीद के लाता हूं, क्या बात समझ में आ रही है, उसको यहाँ पे रखता हूँ, क्या बात समझ में आ रही है, फिर वो बनता है, या मन थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, कहा पान के पत्ते। मेरी फर्नीचर की दुकान है, काय की दुकान है बेटा, फर्नीचर की। अब फर्नीचर की दुकान है तो पहले मैं लकड़ी खरीद के आता हूँ, तो मेरे गोदाम में लकड़ी रखी रहती है, फिर मेरे को ऑर्डर मिलता है, तो फिर मैं लकड़ी से सोफा बनाना चालू करता हूँ। 6-8 महीने वो सोफा बनने में लगते हैं, बोलो हाँ नहीं। सोफा बनने के बाद वो मेरे शोरूम में पड़ा रहता है, फिर वो जाके बिकता है, बोलो हाँ नहीं। बिकने के बाद सामने वाला मान के चलो उधारी खरीद के जाता है, और 6 महीने वो मेरे को लाके पैसा देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब माल खरीदा, 3 महीने वो गोदाम में रॉ मटेरियल रखा रहा, 5 महीने वो वर्क इन प्रोग्रेस रहा, 8 महीने हो गए, 2 महीने वो डेटर बन के बना रहा, और 10 महीने के बाद मुझे पैसा मिला, तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी हो जाएगी, 10 महीने। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो भी चीज कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या है, करंट एसेट। वो क्या है, करंट एसेट। नहीं सोच पा रहे हो? अब एक कोई बिल्डर है, उसकी वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल ही ज्यादा है, उसको वो पहले रेत गिट्टी सीमेंट खरीदता है, उससे मकान बनाता है, उसको बनाने में 2.5 साल लग जाते हैं, तो 2.5 साल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल। तो 2.5 साल के अंदर जो भी चीज कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या हो जाएगी, करंट एसेट। और 2.5 साल से बाद में जो चीज कैश में कन्वर्ट होगी वो क्या होगी, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। समझ गए क्या? तो सिर्फ 12 महीने थंब रूल लेके नहीं चल सकते, नॉर्मली 12 महीने होता है। अगर नहीं पता ऑपरेटिंग साइकिल नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, या नहीं पता है, तो आमतौर पर ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बन जाएगी, 12 महीने। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने नहीं होती, उससे ज्यादा होती है। अगर उसके अंदर भी कैश में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। नहीं आया? पक्का? हाँ। And assets can be classified as current asset if it satisfies any of the following. दिख रहा है कि आपको लिखा हुआ? पहला,
it is expected to be realized in or intended for sale or consumption in company's normal operating cycle। देखो इनने 12 नहीं बोला, क्या बोला उनने कि ये उम्मीद है कि वो 12 महीने के अंदर या तो बिक जाएंगे या तो 12 महीने के अंदर बिजनेस में क्या हो जाएंगे, यूज होके खत्म हो जाएंगे। क्या बात समझ में, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अगले 12 महीने में कंज्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज जो 12 महीने के अंदर बिक जाएगी या कंज्यूम हो जाएगी वो क्या रहेगी तुम्हारी बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कंज्यूम हो जाएगी, वो क्या कहला जाएगी, करंट एसेट। क्या कहलाएगी, करंट एसेट। नहीं कि हाँ, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। मेन आपका उसका धंधा होना चाहिए, आपका काम ही वही होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगर एसी है तो मैं एसी बेचने वाला होना चाहिए, तो भी वो करंट एसेट है। इट इज ड्यू टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो वो क्या है, करंट एसेट। सुन रहे हो क्या? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग, उसका काम ही उस चीज का है। अब भले वो 3 साल तक रखी रहे, वो करंट एसेट ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। इट इज हेल्ड फॉर द प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब मेरी कपड़े की दुकान है, एक साड़ी फंस गई, होता है कई बार कि आपने सारे कलर लाए, 5 कलर, 2 कलर नहीं बिक रहे हैं, अब वो 2.5 साल से रखे हुए, कोई खरीद ही ना रहा उसको, तो क्या उसको फिक्स रेट दिखाने लग जाओगे क्या अपने बैलेंस शीट में? आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है, बोलो हाँ, तो वो क्या है, करंट एसेट। भले वो 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल कुछ भी हो। फिर क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फटाफट बोलो। वैसे बिल्डर ने जो बिल्डिंग रखी है वो बेचने के लिए रखी है, तो वो क्या है, करंट एसेट। वो क्या है, करंट एसेट। 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल सब बात की बात है, क्योंकि इट इज हेल्ड फॉर द प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। हाँ, वो उसको किराए पे चलाने लग जाए या खुद रहने लग जाए तो वो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं तो वो क्या रहेगा, करंट एसेट। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो, नहीं आया समझ। अगला क्या है, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. It is cash और cash equivalent। कैश के रूप में कोई भी चीज रखी हुई है या कैश के इक्विवेलेंट के रूप में कोई भी चीज रखी हुई है तो वो क्या है, करंट एसेट। ठीक है क्या? unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date। मतलब आपके पास कैश रखा हुआ है पर वो ऐसा कैश है कि मना है यूज करने के लिए, कुछ उसके ऊपर लायबिलिटी है जिसको आप खर्च कर सकते नहीं हो, 12 महीने के अंदर आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हो। ठीक है क्या? तो वो क्या करंट एसेट कहलाएगा? नहीं। करंट एसेट कब कहलाएगा? आपके पास कैश है और आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। नहीं कि हाँ, नहीं नहीं। क्या होते हैं करंट एसेट्स? कितनी कंडीशन फुलफिल करने वाले? चारों की कोई भी एक, एनी ऑफ दी फॉलोइंग। अरे यार गंदम बना के क्यों बैठो? पहला क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो क्या हो जाने चाहिए, यूज हो जाने चाहिए। दूसरा, प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। तीसरा, 12 महीने। चौथा, कैश के रूप में कुछ भी रखा हुआ है, फ्रीली कैश के रूप में कुछ भी रखा हुआ है तो वो क्या हो जाएंगे, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होंगे? वो जो करंट एसेट नहीं होंगे वो सारे कौन होंगे, नॉन करंट एसेट। ऑल अदर एसेट्स व्हिच आर नॉन करंट एसेट्स तो वो क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स। क्लियर है? ऑल क्लियर? पक्का? लाइबिलिटी नॉन करंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज ड्यू टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जैसे ही आपकी बुक्स में वो रिपोर्ट हुए हैं उसके 12 महीने के अंदर वो क्या हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या मिल जाएंगे, तो वो जब क्या हो जाएंगे आपके करंट एसेट्स। जो 12 महीने, तो नॉर्मल वाला पॉइंट है जो तुम ही लोग बोल रहे थे, 12 महीने के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, करंट एसेट। हाँ या नहीं फटाफट बोलो, नहीं कि हाँ। तो ये होता है तुम्हारा करंट एसेट्स की डेफिनेशन। अब एक काम करेंगे क्या, ऊपर वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं तुमको, ये पढ़ के आने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, पंचायत बता, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट रिकॉर्ड्स एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो सब पूरी, बस वो ही पूरा पढ़ना है आपको। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ के आनी है। पढ़ के आओगे क्या, और जितना मैंने बता दिया उतना आप रीड करके आओगे। कल से हम प्रैक्टिकल, पहले मैं करंट लायबिलिटी से पहले मैं कल आपको सीधे प्रैक्टिकल चालू कराऊंगा। किस चीज का, ये डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम, वो सब पढ़ाऊंगा। चलेगा? चलेगा क्या? हाँ ना बोलो क्या? 100 में भेज दूंगा, हो सकता है प्रिंट भी दे दूंगा आज। ठीक है क्या? आज हम इतना ही कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 10 मिनट का ब्रेक, देन विल स्टार्ट विद FM।